कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लोहरदगा के मछली पालकों के लिए चलाई जा रही है मछुआ आवास योजना। भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं ऊन संस्थान में हुआ किसान मेले का आयोजन। मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद SML 688। और अब समाचार विस्तार से। लोहरदगा जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय द्वारा लोहरदगा जिला में मछुआ आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 6 फरवरी 2015 है। इसके लिए जो व्यक्ति मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हों, पहले किसी भी आवास योजनाओं से लाभ नहीं लिए हों, पक्का मकान ना हो लेकिन निजी जमीन हो, वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पिछले दिनों रांची में नामकुम स्थित भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान में किसान मेला का आयोजन किया गया। मेले का विधिवत उद्घाटन रांची के सांसद रामटहल चौधरी ने किया। मौके पर कांके के विधायक डॉक्टर जीतू चरण राम भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, खूंटी, तोरपा और रांची के लाह उत्पादक किसान और लाह उद्यमियों को उनके बेहतर कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान और कृषि वैज्ञानिक मौजूद थे। अपने संबोधन में निदेशक डॉक्टर रमनी ने कहा, हम लोग इस प्रदर्शनी द्वारा यहाँ पर जो लगते हैं कि लाख से जुड़े हुए क्या क्या पहलू है उसको हम लोग दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। एक किसान गोष्ठी होती है, उसमें उनके लाख से और कृषि से जुड़े हुए जो भी सवाल है उसको समाधान करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। और इनको ये देखने को मिलता है कि एक संस्थान है, उनके हित के लिए काम कर रहा है और उनकी जो है उन्नति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए क्या क्या माध्यम है, लाख की खेती हो, अन्य प्राकृतिक और राल और गोंद उसका उत्पादन से क्या हो सकता है, हम लोग करने के लिए कोशिश करते हैं। राज्य के जो किसान मटर फसल की खेती कर रहे हैं वो बोरोन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इससे छेमी में पुष्ट और अधिक संख्या में दाने भरते हैं, साथ ही उपज में भी वृद्धि होती है। आमतौर पर चना और मटर फसल में सूक्ष्म पोषक तत्व बोरॉन की कमी पाई जाती है। जो किसान मटर फसल में बोरॉन देना चाहते हैं, वो बोरॉन घोल के साथ हल्का सा साबुन मिलाकर झाग बनाएं। चूँकि मटर की पत्तियां काफी चिकनी होती हैं, बोरॉन का घोल उस पर टिक सके, इसलिए साबुन मिलाकर घोल को लसलसा बनाना जरूरी होता है। किसान भाइयों को मैं एक सलाह दूं, जो लोग का अभी मटर का खेती किए हैं उसमें अच्छा दाना भरने के लिए, अच्छा उपज के लिए जो बोरॉन का प्रयोग करें, अवश्य करें। तो बोरॉन का छिड़काव करें तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। तो ये जब हम छिड़काव करेंगे एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि ये इसका जो पत्ती होता है, चिकना पत्ती होता है, तो उसमें स्टिकर देना अति आवश्यक है, या जैसे साबुन का फैन देके तब हम छिड़काव करें। लेकिन बोरॉन देने से हमारा उपज में वृद्धि होता है, दाना अच्छे से भरते हैं, पुष्ट होता है, संख्या में भी वृद्धि होती है। दलहनी फसल मूंग खरीफ मौसम के अलावे गर्मा खेती के लिए भी उपयुक्त है। मूंग की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए मध्य फरवरी से मध्य मार्च तक बुआई कर देना चाहिए। गर्मा मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए SML 688 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। गर्मा मूंग की बुआई में 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, जिसमें कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए SML 688 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। ये रोगरोधी किस्म है और 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। इनकी उत्पादन क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पैग टाइप ड्राईलैंड वीडर मानव चालित कृषि यंत्र है।
किसान इसकी मदद से कतार में लगी हुई सब्जी फसलों की निकाई गुड़ाई कर सकते हैं। यह यंत्र खुरपी की तुलना में 40% मजदूरी की बचत, 30% संचालन खर्च में बचत और 3 से 5% उपज में वृद्धि करता है। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में लगने वाले विभिन्न कीटों के रोकथाम के उपाय। 1 किलो कोड़ा को मसलकर 100 ग्राम गुड़ के साथ 10 मिलीलीटर मालाथियोन दवा मिलाकर इस मिश्रण को लत्तीदार सब्जी फसल वाले खेत में 4 से 5 स्थान पर रखें। मिश्रण की यह मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए है। एक फसल मौसम में 2 से 3 बार यह उपचार करें। फसल में व्यस्त कीटों का नियंत्रण हो जाएगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2300 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 4800 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1900 रुपए, चना 3300 रुपए से 3600 रुपए, दाल अरहर 7700 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 7100 रुपए से 7200 रुपए, दाल चना 4500 रुपए से 4600 रुपए, सरसों तेल 8800 रुपए से 1000 रुपए, चीनी 3200 रुपए से 3350 रुपए, आलू 500 रुपए से 1000 रुपए और प्याज 1600 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहनों, कृषि समाचार में हमने देखा मौसम का मिजाज, मंडी का भाव और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबरें और जानकारी। हम आपके लिए और भी जानकारी लेकर के अभी उपस्थित होंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मंगरा, अब जी जानकारियों का सिलसिला हम बढ़ाना शुरू करें। जी बिल्कुल। तो लीजिए, सबसे पहले हम जिस विषय पर और जिन चीज़ों की जानकारी आज आपके बीच साझा करेंगे वो है टपक सिंचाई। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब सतही ज़मीन पर हम पानी पटाते हैं तो उसमें बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है। उसका लगभग 30 से 40% ही उपयोग हो पाता है। लेकिन टपक सिंचाई एक ऐसी विधि है जिसमें 90 से 95% पानी पौधों की जड़ों तक पूरा का पूरा पानी मिलता है। तो कैसे हम टपक सिंचाई प्रबंधन करें और इस सिंचाई के माध्यम से उर्वरकों का उपयोग करें, आइए इस विषय पर जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। और जानकारी देंगे हमारे डॉक्टर संतोष मांझी। किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड प्रदेश जो है सब्जियों का प्रदेश है। यहाँ पे सब्जी की अच्छी खेती की जाती है।
अगर किसान भाई और अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो आपको नए तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा। इस नए तकनीक में आते हैं ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई विधि और मल्चिंग का प्रयोग। आइए आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे ICAR प्लांडू के वैज्ञानिक डॉक्टर संतोष मालेसर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले किसान भाइयों को बताइए कि ये टपक सिंचाई विधि क्या है? देखिए किसान भाइयों, हम जो पानी अभी खेतों में दे रहे हैं अपनी सब्जियों के फसलों में, इसमें क्यारी बना के हम पानी दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, स्रोत से लेके पौधे तक पानी क्यारियों के द्वारा ही आता है, जिसमें बहुत सारा पानी का नुकसान होता है। मतलब उसमें रिसाव भी ज़्यादा होता है और पानी का एवापोरेशन लॉस भी ज़्यादा होता है, मतलब भाप बन के भी पानी उड़ जाता है। अगर हम टपकन विधि से पानी देते हैं तो पानी के स्रोत से लेके पौधे की जड़ तक पानी पाइप के द्वारा आता है और जिससे पानी का जो लॉस है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए टपकन सिंचाई में पानी को बूंद बूंद करके पौधों के पास गिराया जाता है, जिससे पौधों को बहुत लाभ होता है। जब भी ज़रूरत है पौधा को हम पानी दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसान लगाना चाहे टपक सिंचाई विधि तो क्या क्या उनके लिए ये होगा? टपक सिंचाई अगर अपने खेत में लगानी है तो सबसे पहले होता है खेत का जो लंबाई चौड़ाई है उसको नाप ले। अगर ज़्यादा ढलान है तो उसको थोड़ा सा समतल बनाएं, अगर ज़्यादा ही है तो थोड़ा सा होगा। तो टपकन सिंचाई में वैसे लेवलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो सामान है वो मतलब कंपनियां भी हैं, उनके इंजीनियर्स भी आते हैं, डिज़ाइन भी करते हैं। और अपने से भी अगर हमारे ऑफिस में, प्लांडो ऑफिस में भी उसको लेके आते हैं तो भी हम उसको डिज़ाइन करके दे देते हैं। किसान उस डिज़ाइन को लेके अपना सामान लेके उस सिस्टम को अपने खेत में लगा सकते हैं। और इसके फ़ायदे अगर देखेंगे तो उपज हमारी जो है वो 50 से 60% तक हमारी उपज ड्रिप सिस्टम लगाने से बढ़ जाती है। और इसमें बाकी फ़ायदे हैं, जैसे हमारा जो लेबर जो लगता है निकाई गुड़ाई में, पानी पटाने में या सब, तो उसका बहुत खर्चा बच जाता है उस केस में। डॉक्टर साहब बताएं कि क्या लागत आएगा अगर 1 एकड़ में किसान अगर ड्रिप लगाना चाहता है, ड्रिप से अगर खेती करना चाहे तो क्या लागत आएगा? जैसे देखिए ड्रिप सिस्टम जो है उसमें मेन लागत होती है लेटरल, जो काला पाइप हर एक कतार में चली जाती है पाइप, उसमें सबसे ज़्यादा लागत, मतलब लागत का बहुत सारा पोर्शन उसी में लगता है। वो पाइप लगभग 12 से 15 रुपये पर मीटर के हिसाब से आती है। तो अगर 1 एकड़ अगर हम लगाना चाहेंगे तो लगभग 40,000 मीटर वो लगती है। 4,000 मीटर वो हमें लेटर की ज़रूरत होती है। तो वैसे अगर पंप भी अगर डालना है उसमें तो पंप के साथ पूरा सिस्टम लेना है तो लगभग 1 लाख रुपया 1 एकड़ में उसका खर्चा आता है। लेकिन खर्चा इतना ज़्यादा है करके डरने की कोई बात नहीं है। इससे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से और झारखंड गवर्नमेंट से अच्छी खासी सब्सिडी, लगभग 90% तक की सब्सिडी इस पर अवेलेबल है। तो 1 एकड़ में अगर कोई किसान लगाना चाहता है तो उसको मात्र 10,000 रुपये का खर्चा है। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे मल्च की, कि ये मल्च है क्या और किसान भाई क्यों इसको लगाएं? मल्च मतलब एक आच्छादन, एक तरह का आच्छादन है। जैसे हम उसको ज़मीन पे बिछाते हैं और उसी में होल करके हम उसी में पौधा लगाते हैं। तो आच्छादन करने से क्या होता है, जो आच्छादन है वो ऊपर से सफ़ेद कलर का होता है और नीचे से काले रंग का होता है। तो उससे क्या होता है, जहाँ पे होल बना है वहाँ पे पौधा है और बाकी जगह ढकी रहने की वजह से वहाँ से पानी की जो भाप बन के उड़ जाती है वो कंप्लीट बंद हो जाती है और वहाँ से जो खरपतवार आती है वो भी बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो यही एक आच्छादन करने से, ये आच्छादन प्लास्टिक का भी कर सकते हैं, किसी पुआल का भी कर सकते हैं। तो वहाँ आच्छादन करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर प्लास्टिक से अगर किसान भाई करना चाहते हैं तो उसमें क्या लागत आए? देखिए प्लास्टिक से अगर करना चाहते हैं तो उसमें 25 माइक्रोन थिकनेस, मतलब जो मोटाई है पॉलीथीन की जो हम आच्छादन कवर में यूज़ करेंगे वो 25 से 50 माइक्रोन तक की हो सकती है। उसकी लागत लगभग 1 एकड़ के लिए आपको 20 से 25,000 रुपये का खर्चा लग सकता है उसमें। लेकिन इस खर्चा अगर ज़्यादा भी है तो हमारी उपज भी तो उस हिसाब से उसमें बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब, अब बताएं किसान भाइयों को कि अगर 1 एकड़ में लगा लिया है किसान भाई तो क्या एक ही बार ये प्लास्टिक यूज में आएगा कि और मतलब उसको और अगले प्रयोग में भी ला सकता है? क्या इसकी उपयोग? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि हमारी सब्जियों की फसल लगभग 3-4 महीने की रहती है। उसके बाद क्या हम खाली रखेंगे खेत को? तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पहली फसल हम लगाए हैं उसका अगर जो अंतर है पौधे से पौधे की दूरी जो है वो अगर दूसरे पौधे की सेम है तो हम दूसरा पौधा भी हम उसी जो छेद बनाए हैं उसमें हम लगा सकते हैं। तो ऐसे करके हम 3 फसल इस सेम आच्छादन से, एक ही तरह के आच्छादन से हम 3 फसल तक ले सकते हैं। इससे हमारी खर्चा जो है और कम हो जाए। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल, अगर किसान भाई जो है प्लास्टिक, मल्चिंग और ड्रिप दोनों अगर लगाता है तो उत्पादन में कितना प्रतिशत तक की मुनाफा हो सकती है?
हाँ, देखिए किसान भाई हमेशा मुनाफा और उसी में इंटरेस्टेड रहते हैं ज़्यादा। तो उसकी एक अच्छी बात यह है, अगर आप ड्रिप सिस्टम लगा रहे हैं, मतलब उस आच्छादित कवर के नीचे अगर ड्रिप का लेटरल आप डाल रहे हैं, तो ड्रिप सिस्टम से हमारी उपज तो वैसे ही 50% तक बढ़ सकती है। अगर मल्चिंग भी डाल देंगे तो हमारी उपज जो है 60% तक और हो जाएगी। तो इससे खर्चा भी मल्चिंग से बचेगा, ड्रिप सिस्टम से भी खर्चा बचेगा, और जो उपज है वो हमारी 60% तक बढ़ सकती है। अगर आप डॉक्टर साहब के बताए हुए कदमों पर अगर चलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। क्या बात है, कितनी बढ़िया जानकारी तो वाकई बहुत ही अच्छी है। हाँ, तो अब जो है सो ऐसे ही अच्छा जानकारी और कुछ है? बिल्कुल है, लेकिन वो दूसरी जानकारी हमारे जो पत्रकार बंधु हैं कुमार जी, वो आके दिलवाएंगे, लेकिन पता नहीं अभी तक आए तो नहीं। पत्रकार बंधु आए उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं एक और अच्छे से संदेश की ओर जी। तो आइए देखते हैं ये संदेश। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। पत्रकार बंधु को जोहार। जोहार। किसान भाइयों आपको भी जोहार। तो आज आप हमारे किसान भाई बहनों को किस चीज की जानकारी दिलाने वाले हैं? अच्छा, अगर आप मुर्गी पालक हैं और आप चाहते हैं कि इस पैसे में आपको अधिक फायदा हो, अधिक लाभ पहुंचे, तो आपको क्या करना चाहिए? हाँ, ये असल में आप सारा बात हमसे जो कह रहे हैं, हमारे पशुपालक मुर्गी पालक किसान भाई बंधु से कह रहे हैं। तो अगर हम मुर्गी पालक हैं तो हम सबसे ज़्यादा इस बात पर ध्यान देंगे कि हम ऐसे नस्ल वाली मुर्गियाँ पालें जो खूब अंडा भी दे, और हम बाज़ार में अगर उनको मांस के रूप में बेचने की मंशा रखें तो उसमें भी हमें फायदा हो। तो किसान भाइयों, हमारा एक संस्थान है अखिल भारतीय समन्वित कुक्कुट शोध परियोजना। अच्छा, तो इसके संबंध में क्या कहना है? इसके विशेषज्ञों ने एक ऐसी नस्ल की मुर्गी का इजाद किया है जो सामान्य मुर्गियों की तुलना में अधिक अंडा भी देती है, इसका मृत्यु दर भी कम है, और ये वजन में भी अधिक होता है। अच्छा अच्छा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए अपने विशेषज्ञ के पास लिए चलते हैं। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुशील प्रसाद, तो आइए जानते हैं उन्हीं से। हम बात करेंगे एक परियोजना के बारे में जिसका नाम है अखिल भारतीय समन्वित कुक्कुट शोध परियोजना। यह परियोजना है क्या और इससे ग्रामीणों को किस तरह से लाभ मिल रहा है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुशील कुमार जी, जो BOU के वैज्ञानिक हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी एक परियोजना की काफ़ी चर्चा चल रही है, यह परियोजना है क्या, अखिल भारतीय समन्वित कुक्कुट शोध परियोजना? ये परियोजना BOU के अंदर में 2009 में लाया गया। ये परियोजना ICAR और BOU के दोनों के इससे चल रहा है, और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि एक नई वैरायटी इस तरह के डेवलप किया जाए जिससे जो कि इस झारखंड के एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन वातावरण के लिए वो उपयुक्त हो। इसलिए इस सेंटर का नाम भी रूरल पोल्ट्री प्रोडक्शन रखा गया है। इसके अंतर्गत हम लोग ने वैरायटी को डेवलप करने के लिए आज 5-6 वर्षों में हम लोगों ने यहाँ सबसे पहला काम किया कि किसानों से जानना चाहा कि वो किस तरह की मुर्गी रखना पसंद करते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने छोटा नागपुर और फिर संथाल परगना और सिंहभूम से किसानों के करीबन 500 किसानों का हम लोगों ने सर्वे किया, और इससे निकल करके आया कि ये किसान जो है वो डुअल टाइप मुर्गी, डुअल टाइप कहने का मतलब होता है कि वो अंडा और मांस दोनों के लिए मुर्गियां पसंद कर चाहते हैं। वो सिर्फ मांस के लिए भी नहीं चाहते हैं और सिर्फ अंडे के लिए भी नहीं चाहते हैं। तो इसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने यहाँ के देसी को पहले सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद फिर उससे जो सिलेक्टेड हमारे जो देसी मुर्गियां निकले या मुर्गे निकले, और उनको लेकर के हम लोगों ने एक ब्रॉयलर की प्रियोर लाइन से हम लोगों ने इसका
क्रॉस कराया। अब ये जो हमारा BN क्रॉस आपने देखा होगा, बहुत जगह पर लिखा हुआ BN क्रॉस, तो BN क्रॉस जो है वो उसका ही क्रॉस का नाम रखा गया। अब BN क्रॉस को हम लोगों ने फिर डलहम रेड एक वैरायटी है जिसका कि हम लोगों ने प्रयोग किया इस DBN को बनाने के लिए। अब ये 6-7 वर्षों में हम लोगों ने इसके काफ़ी सारे रिकॉर्ड किए, जिसमें देखा गया कि यह वैरायटी जो है ये देसी से काफ़ी उन्नत किस्म का वैरायटी निकला। और ख़ास तौर से इसमें हम लोगों ने देसी को गुण को भी ख़त्म नहीं करना चाहा कि देसी का गुण भी उसमें रहे, यानी कि जैसे कि वो चरने का, भागने का, साथ साथ में हम लोगों ने प्रयास किया कि इसमें जो देसी मुर्गियां जैसे अंडा सेती हैं तो उसका भी हम लोगों ने देखा कि इसमें कुछ प्रतिशत यानी कि 20% कह सकते हैं कि मुर्गियां ऐसी भी हैं जो कि अंडे को सेती भी हैं। तो इससे किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया कि वो इनके अंडे से चूजे भी निकाल पा रहे हैं। तो ये इस तरह करने से और देखा गया कि किसान भाई जो भी हैं इनको रख रहे हैं तो इन्हें कोई अलग से इसके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि झारखंड के अंदर में अगर आप देखेंगे तो खास करके ग्रामीण इलाके में हर किसी घर में आपको 10-20 मुर्गियां मिल जाएगी। जी बिल्कुल। लेकिन वो देसी रखते थे। अगर ये प्रजाति विकसित कर दी जाती है तो इसके बाद किसान भाइयों को यह उपलब्ध हो जाएगा, तो देसी के जगह पर अगर इन मुर्गियों को रखेंगे तो इससे उनको लाभ भी अधिक होगा, क्योंकि इसका दाम भी आपको मुर्गी का दाम देसी के तरह ही मिलता है और उसके साथ साथ इसके अंडा उत्पादन की क्षमता भी अधिक है। ये मुर्गियां 160 से 180 अंडे एक वर्ष में दे देती हैं। तो लोगों को जोड़ने के लिए आपका संस्थान या आप जैसे लोग क्या कर रहे हैं कि इस प्रयोग से, इस सोच से वो जुड़े? हाँ, इस सोच से जुड़ने के लिए अभी तो जैसे कि हम लोगों ने वैरायटी रिलीज करने के लिए हर जगह पर झारखंड के अलग अलग जगहों पर भी किसानों को दिया कि इसके अब हम परीक्षण कर सकें किसान भाई के घर पे, कि घर पर इनका फार्म पे तो हमारा जो परीक्षण चल रहा है वो चल ही रहा है। अब फार्म पर हम सब कुछ एक निश्चित वातावरण के अंदर देते हैं, भोजन देते हैं, सही तरीके से पानी देते हैं, लेकिन हमें ये देखना जरूरी था कि ये गांव में कैसा करते हैं। तो गांव में हमने इसका परीक्षण विभिन्न जगहों पर झारखंड का हम लोगों ने किया और वहाँ भी पाया कि इसका जो उत्पादन क्षमता है वो गांव के वातावरण में भी बहुत बढ़िया है। तो इसलिए अब इन सभी कामों को करने के बाद अब हम इस वैरायटी को जितना जल्दी हो सके इस वर्ष में हम इसको रिलीज़ करा लेंगे और रिलीज़ कराने के बाद तब ग्रामीण भाई अपने आप जब सारे लोगों को पता लग जाएगा कि इस तरह की मुर्गियां रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय से विकसित की गई हैं, तो इससे हम लोगों को आगे इस मुर्गी पालन के इसको व्यवसायिक किया जा सकेगा। हमारे झारखंड में जो मुर्गी पालक हैं उनकी खास तौर से एक समस्या होती है कि उनकी मुर्गियों में मृत्यु दर अधिक होती है। उनको कई तरह से आर्थिक हानि हो जाती है, अगर वो पालते हैं उनकी मौत हो गई तो एक तरह से आर्थिक हानि है। तो ये जो प्रजाति आप विकसित कर रहे हैं ये उन मुर्गी पालकों को किस तरह से लाभ पहुंचाएगी? देखिए, मुर्गी पालन के व्यवसाय में जुड़ने के लिए या जो भी मुर्गी रख रहे हैं या देसी रखें या विकसित किस्म की मुर्गियां रखें, इनमें जो फैलने वाली बीमारी है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि आप टीकाकरण निश्चित समय पर आप करवाएं, चाहे वो फार्म में मुर्गी पाली जाए या गांव में मुर्गी पाली जाए। इनका एक निश्चित समय है, जैसे कि रानीखेत बीमारी का टीकाकरण हम लोग चूजा निकलने के तुरंत बाद 3 दिन के अंदर में कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि मुर्गियां हमारी कम से कम 6 सप्ताह तक के लिए सुरक्षित हो जाती। दूसरी बीमारी जैसे 14 दिनों पर हम लोगों ने गम्बोरो बीमारी एक है, उसका हम लोग ये करते हैं। तो इस तरह से अगर टीकाकरण किया जाए समय पर निर्धारित, अगर उनको प्रशिक्षण दे करके उनको पता हो कि किस समय किस मुर्गियों की बीमारी का टीकाकरण करना है, तो इस प्रकार से अगर वो समय पर टीकाकरण कर लेते हैं तो इससे काफ़ी मुर्गियों को मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आप भी डॉक्टर साहब की बताई गई प्रजाति को पालें और देखें कि किस तरह से आपके आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है।
हमारे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर साहब इस महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वाह, वाकई हम खाली मुर्गी पालो जान रहे थे, लेकिन ये जो अखिल भारतीय समन्वित कुक्कुट शोध परियोजना के तहत इतना बढ़िया नस्ल इजाद किया गया है जो हमारे लिए उपलब्ध है, और कैसे इसको सरलता से सब मुर्गी पालकों के बीच वितरित किया जाए। और जिस तरह उसमें दिखलाया गया कि मुर्गियां रोज अंडे देती हैं, तो उसको देख के तो लगा कि हम रोज नाश्ते में ऑमलेट खा के आ सकते हैं। बिल्कुल। देखिए भाई, ये खाने पीने का बात हो रहा है, अंडा भी खाएं, मुर्गी भी खाएं, बड़ी अच्छी बात है, इसलिए हम मुर्गी पालन करते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आप मुर्गी पालन से ज़्यादा मुनाफा अर्जित करें, परिवार खुशहाल हो, राज्य खुशहाल हो, देश खुशहाल हो, यही हमारा उद्देश्य है, और आप भी इस उद्देश्य में सफल हों। तो दोस्तों, अगले अंक में हम आपके लिए और जानकारी लेकर के आए, उससे पहले हम आपसे आज्ञा लेंगे, लेकिन आज्ञा से पहले आप कागज कलम उठाइए और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। पता तो आपने नोट कर ही लिया है किसान भाई बहनों, लेकिन हमें खत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कृषि संबंधी किसी भी तरह की समस्या हो या सुझाव देना हो, आप हमें खत लिखेंगे, तभी हम आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।